है ना, पेज 21 पर। ये जरा देखें, जरा हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया, इसमें कुछ टॉपिक छूटा तो नहीं है, कोई पॉइंट देख लो तुम। पेज 28 तक कंप्लीट है ये, ठीक है। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ देख ली थी तुम लोगों ने? हाँ, आर्टिकल 25 से 28 बोलते बोलते गला सूख गया तुम्हारा, पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए। और फिर हमने देखा आतंकवादी घटना को अंजाम, और इस बार अटैक टूरिस्ट पर है। अमूमन आतंकवाद की घटना रोज का काम है बेटा, लेकिन वो अटैक हमेशा करते थे हमारी फौज पर। 20-25 साल बाद कह रहे हैं इस तरह का बड़ा अटैक हुआ है। 2014 का, वो 14 नहीं 19 का पुलवामा। लेकिन पुलवामा का टारगेट बेटा सीआरपीएफ थी। फौज के ऊपर हमले कोई नई कहानी नहीं है, हम 47 से देख रहे हैं फौज को टारगेट बनाते हैं। फिर उसका बदला भारत भी फौज के स्तर पर लेता है। जितने ये ऑपरेशंस होते हैं बाद में, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं, तो ये फौज की और उनकी लड़ाई थी। लेकिन इस बार कल की घटना जो थी ना, ये फौज से नहीं, एक आम आदमी से संबंधित थी। और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर उठता है, अब पीछे जब यहाँ की विधानसभा भंग थी तो चीजें बिल्कुल अंडर कंट्रोल थी। अभी हमारे सामने इलेक्शन हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन करवाया, नई सरकार गठित हुई, बिल्कुल हरियाणा, और इसका एक ही दिन रिजल्ट आया था, कुछ ही महीने पुरानी बात है। और फिर से ये बड़े लेवल पर आतंकवाद की घटना। इस घटना का सीधा संबंध क्योंकि आम आदमी से है, तो अब एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में ये वर्ड जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हैं, मैं रोज पढ़ा रही हूँ, धर्मनिरपेक्षता के दो मतलब हैं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इस पे तो क्वेश्चन मार्क फिर से लग गया कि क्या भारत का सच में अपना कोई धर्म नहीं है? अगर नहीं है तो कल जिन लोगों का मर्डर हुआ, जिन लोगों को मारा गया, उनसे तो पहला क्वेश्चन ही ये था कि किस धर्म के हो। अगर भारत का अपना कोई धर्म नहीं है तो फिर धर्म आधारित मर्डर कल सबके सामने है। और ये तो सोशल मीडिया पावरफुल है, हमें वो दिख रही है, वरना तो बेटा बस सुनते थे कि ऐसा हुआ, बताने वाले लोग भी कम थे। अब तो हमें लाइव दिख रही है। वो एक वीडियो कितनी भयावह है, जिसमें एक बच्चा, उसकी माँ और 3-4 लोग आ रहे हैं, और बच्चा एकदम से, वो आर्मी वालों की वर्दी देख के डर जाता है कि शायद ये टेररिस्ट हैं। 10-12 साल का लड़का, वो चिल्ला रहे थे, उसकी माँ भी हाथ जोड़ी, मेरे बच्चे को मत मारना। वो कहती मेरे आदमी को तो मार दिया। फिर वो कहते हैं हम इंडियन आर्मी हैं। जैसे किसी के साथ सच में ऐसा हुआ होगा। इमेजिन करो उसकी जगह हम हो। ये तो कोई भी हो सकता है बेटा, ये पता थोड़ी ना है। जितने लोग गए थे सब घूमने ही तो गए थे। उनके ऊपर अटैक, वो सिर्फ उनके ऊपर नहीं है। कितनी अजीब बात है कि इस बहुसंख्यक आबादी वाले देश में, जहां सबसे ज्यादा संख्या ही हिंदुओं की है, वहां पूछ पूछ के मर्डर किया गया कि किस धर्म से हो। और जैसे इस पे एक सवालिया निशान है अब कि क्या इस देश में फिर ऐसी एरियाज में बहुसंख्यक भी सेफ हैं? मैं सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सारे मुसलमान अच्छे भी हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान ही थे बेटा, हम ये कैसे कहते हैं कि सभी खराब हैं? लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जो ये नीचता के काम करते हैं, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट आम आदमी ही देता है। कोई सीधा उड़ता हुआ तो पाकिस्तान से नहीं आया होगा ना, जिसने ये सब कुछ प्लान किया। जिस घाटी में अटैक हुआ वहां कोई गाड़ी भी नहीं जाती है, वहां जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो पैदल जाओ या फिर वो घोड़े खच्चर पे लेके जाते हैं। इसका मतलब ये प्री प्लान था, एकदम से नहीं होता बेटा। एकदम से तो होता है कि बाई चांस चले गए कहीं गाड़ी में चले गए या ऐसे। ये प्री प्लान था, और कोई भी टेररिस्ट प्री प्लान में तभी कामयाब होता है जब उसको सपोर्ट लोकल किसी ने किया हो। वो कहीं रुके भी होंगे, उन्होंने खाना भी खाया होगा, कुछ दिन से वो रेकी वगैरह भी कर रहे होंगे ना। वो एग्जैक्टली 2:30 बजे जब वहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट होते हैं, वहां कैसे पहुंच गए, और उनको वो रास्ता, वो सब चीजें वहां तक पहुंचाना, इसमें ये दिखती बात है, ये पब्लिक सपोर्ट था पीछे से। कौन था कौन नहीं ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनको वो हरकत करवाने में पब्लिक का भी, कुछ लोगों का, सबका नहीं लेकिन कुछ नीच लोगों का तो योगदान है ही। अब ऐसे लोग उस जनता के बीच में से हैं। तो अब ये क्वेश्चन मार्क ये है, जैसे हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, हम इसको सिर्फ एक नजरिए से देखेंगे, हिंदू मुसलमान। और हमारे इस देश की खबरों से आज पाकिस्तान तो खुशी हो रहा होगा, और वो इस उम्मीद में होगा कि कब इनका कलेश बढ़ेगा और ये आपस में लड़ेंगे हिंदू मुसलमान, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म का मुद्दा है। लेकिन अब हम इंडियंस को पढ़ लिख के समझना पड़ेगा कि ये सारे मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना हम लोगों को लड़ना है। एक कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो नीच हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोगों ने अच्छे बयान भी दिए, कुछ लोगों ने अच्छी उनकी मदद करने की कोशिश भी की। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, हम दावा करते हैं जनगणना के आधार पर 82% हिंदू हैं यहाँ। अगर 82% 80% हिंदू हैं, तो फिर हिंदुओं को इतना डर होना चाहिए कि वो कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से मार दिए जाएंगे। और कितने यंग कपल, एक की तो 3-4 दिन पहले शादी हुई, एक की फरवरी की शादी। एक परिवार तो कर्नाटका से अपने बेटे के अच्छे मार्क्स आए तो उसके फादर ने कहा घूमने चलते हैं और कश्मीर देख के आते हैं। सोचो कर्नाटक का एक आदमी कश्मीर किस उस पर आया होगा कि वहां सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। अब पिछले 2 सालों में टूरिज्म से बहुत पैसा कमाया कश्मीर ने। 21 लाख टूरिस्ट गए थे, और अगले साल बढ़ के वो 21 लाख नहीं बेटा, मिलियंस में थे। 23 मिलियन कह रहे थे लोग गए हैं, यानी करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग से ज्यादा। इमेजिन करो एक परिवार, तुम ही अपने आप को सोचो, कहीं कश्मीर घूमने जाना हो, एक आधे हजार से काम नहीं चलता बेटा। कश्मीर जाने का मतलब आप कम से कम एक आदमी का सबसे कम खर्चा भी 20-30 हजार, सबसे कम कह रही हूँ। अगर आप प्लेन में, फ्लाइट में जाते हैं, एक ठीक ठाक से होटल में स्टे करते हैं, तो आप 40-50 फिर कुछ खरीद के भी लाता आदमी। अगर वो दूसरे एरिया में जा रहा है तो कोई ड्राई फ्रूट के नाम पर कोई वहां पश्मीना शॉल खरीदेगा, कोई कोट खरीदेगा, कोई जैकेट, कोई मफलर, कोई कैप। हर आदमी शॉपिंग करता है थोड़ी बहुत लोकल मार्केट से। उस लोकल मार्केट का हर दुकानदार मुसलमान है। उस मार्केट में सोचो, आज उस मार्केट में एक सिंगल ग्राहक दिखेगा नहीं। और क्या आज ये घटना भूलेंगे कैसे? जिसने प्लान बनाया था कि हम पहलगांव जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, तुम्हें लगता है वो जाएंगे? एक बड़ा क्रॉस लग गया, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे से प्रभावित कौन हुआ? जाने वाला तो बेटा वहां नहीं तो कहीं और जाएगा। जिसका टारगेट घूमना है वो तो घूमेगा। ये लात लगी है उन कश्मीरी लोगों के ऊपर जिनकी रोजी रोटी चलती थी टूरिस्ट के कारण, उन होटल वालों के ऊपर जिनका होटल का किराया से उनके घर चलते थे, उन रेहड़ी वालों के ऊपर जिनके शॉल मफलर खरीद के लोग अपने घर ले जाते थे, उन खच्चर वालों के ऊपर जिनकी रोजी रोटी वो खच्चर दिन भर में टूरिस्ट को ऊपर ले जाता है और उनसे पैसा कमाता है। तो ये मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो लोग
टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में उनके बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये टूरिस्ट जैसे ही पीछे हटेगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इसी को तो है, कश्मीरी। और मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया, हमारे इस कश्मीर, लेह लद्दाख और जम्मू की आबादी की प्रतिशतता में भी अंतर है। जम्मू में ज्यादा हिंदू हैं मेजोरिटी में, कश्मीर में ज्यादा मुसलमान हैं, और लेह लद्दाख की बेल्ट में बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, है ना। लेकिन कम्युनिटी तो बेटा मिक्स रहती है ना, हर कोई कहीं भी रह सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस टेररिज्म अटैक का सबसे बड़ा नुकसान जो भुगतेंगे ना, वो कश्मीरी भुगतेंगे। कश्मीर की रीढ़ है टूरिज्म। कश्मीर के पास अपना कोई बहुत पैसे का दूसरा साधन नहीं है। कश्मीर खेती में नंबर 1 नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, केसर उनकी एक ताकतवर चीज है, पर बेटा अकेला केसर थोड़ी पेट भर देगा। कश्मीर में सबसे ज्यादा इनकम का साधन टूरिज्म है, इससे बहुत पैसा आता है वहां। वैसे भी देखो, दुनिया में कहावत है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। कश्मीर के लिए तो कहते हैं, जम्मू के लिए नहीं कहते इस बात को, ना लेह लद्दाख के लिए कहते। अगर घूमने आते हैं, अब इन मरने वाले 26-28 लोगों में 2 तो विदेशी हैं, उन विदेशियों के अखबारों में क्या छपेगा, उनकी सोशल मीडिया पे क्या चलेगा कि इंडिया में टेररिज्म का इतना बुरा हाल है कि टारगेट करके टूरिस्ट को मारते हैं। तो तुम्हें लगता है उन देशों से वहां यहाँ टूरिस्ट आएंगे? ये बात बहुत छोटी नहीं है। अगर इसको फील करें तो ये पूरे देश की इमेज भी गिरेगी कि टूरिज्म के नाम पे इंडिया में पता नहीं कौन किसका मर्डर कर दे, कौन कहां कब किसका रेप कर दे। ये हम लोगों को ना, पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कि ये घटना मात्र नहीं है, इसका इंपैक्ट दूसरे देशों तक जाएगा। और अब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारत की यात्रा पर है, तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है। इस टाइम पर जरूरत है कि इन चीजों पर डिस्कशन हो और आम आदमी भी जागरूक बने। बेटा ये 4 पन्ने पढ़ लेने से कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और हम इसको बाद में लेके आए वर्ड को, मैंने बताया था तुम लोगों को, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके हमने इस प्रियम्बल में जोड़ा था धर्मनिरपेक्षता का शब्द, पहले नहीं लिखा था। तो उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क उभर गया ना। लिखने वाले बहुत सोच समझ के लिख के गए हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब फिर लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो एक्शन किसी धर्म के खिलाफ ना हो, क्योंकि बेटा कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आज भी देश के लिए काम कर रहे हैं। हम ना भूलें कि इस देश में बहुत बेस्ट काम करने वालों में एक लंबी कतार है, जिन लोगों ने, आज भी फौज में बहुत सारे मुसलमान हैं, आज भी बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है वो मुसलमान हैं। तो ये कम्युनिटी या किसी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कश्मीर के लोगों को समझने की जरूरत है कि कोई उनके घर के अंदर बैठ के उनके बच्चों के लिए फ्यूचर पे एक काला अंधेरा उसने एक तरह से धब्बा लगा दिया। क्योंकि अब वहां पर अगर टूरिज्म नहीं रहेगा, जो बेरोजगारी है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज साबित होती है उन लोगों के लिए जिन्हें जवान लड़के चाहिए गलत रास्ते पे चलाने के लिए। अगर सब लड़के नौकरी पेशा होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो कोई क्यों उनके चंगुल में फंसेगा? उन्हें तो ये ढूंढने हैं ना, जितने ज्यादा लड़के बेरोजगार जो भूखमरी से पीड़ित हैं, वो कुछ भी काम करने को तैयार होंगे, किसी भी हद तक गलत काम भी करेंगे, क्योंकि बेटा भूख तो कुछ भी करा सकती है। उनका तो टारगेट है बेरोजगार हो युवा। लेकिन अब अगर देखें, पिछले कई सालों से मैंने आपको देखो कितनी बार पढ़ाया, आर्टिकल 370 पढ़ाया था, ये विशेष राज्य का दर्जा हमारे सामने तो खत्म हुआ। हमने डिस्कशन किया ना इसके ऊपर 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद से फिर हमने देखा था यूटीज के रूप में काम हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, बिल्कुल फ्री होके वहां जाते थे लोग, और टूरिज्म की कहीं ना कहीं लिस्ट में ऊपर नंबर आ गया था कश्मीर का। लेकिन अब एक अकेली ये घटना, ये सोचो सब कुछ नीचे ले जाएगी। वहां के मुसलमान भुक्तभोगी बनेंगे, उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने ये गड़बड़ की और नुकसान किया उनका, क्योंकि एक्चुअल में वो मुसलमानों का भला चाहते ही नहीं है बेटा। वो तो चाहते हैं कि उनकी दुकानें ना चलें, उनका बिजनेस ना चले, उनके लड़कों को काम ना मिले, क्योंकि जितने ज्यादा लड़के बेरोजगार होंगे उतना उन टेररिज्म ग्रुप को फायदा होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। अब धीरे धीरे लड़के वहां लड़कियां कॉलेज जाने लग गए थे, स्कूल जाने लग गए थे, तो इससे क्या होगा? क्राउड अच्छे रास्ते पे चलेगा। जिनकी नीच मानसिकता है वो तो चाहते हैं ना यंग क्राउड बेरोजगार रहे, ऐसे बकरे ऐसे मुर्गे कहीं फंसते रहे, जो बेचारे क्या करें कि गरीबी से बदहाली से परेशान होकर गलत रास्ता अपनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं आज सुबह ये सोच रही थी कि हम कितने दिन से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक आजादी की बात करता है। वो कहता है अपने कपड़े अपने हिसाब के पहनो, अपने धर्म की चीजों का पालन करो। हम पढ़ रहे थे सिख बंधुओं को पगड़ी पहनने से कोई नहीं रोक सकता, धार्मिक है। ऐसे ही मुस्लिम वो जो उनकी ड्रेसिंग की चीजें हैं, जो भी चीजें, ये सब फ्रीडम देती हैं। मतलब भारत के संविधान ने सबको बराबरी पे रखा हुआ है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, फिर एक मन में एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या सच में इतनी आजादी देना ठीक है? फिर एक तरफ मन कहता है कि नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी तो एक व्यक्ति थे जिसने भारत को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हम सबको एक तराजू में कैसे तोलें? लेकिन अगर हम इतने उदारवादी बने रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तो फिर बेटा आज जनता है, कल उस जनता का चेहरा हम में से भी कोई हो सकता है। उनकी गलती क्या थी? एक इतना खूबसूरत परिवार, एक बच्चा अच्छे नंबर लाया, उसके फादर ने कहा इसके मार्क्स अच्छे आए, घूम के आते हैं। और उनकी वो वीडियो देखना जिसमें वो एक दिन पहले अपनी वीडियो हस्बैंड वाइफ ने बनाई है। उन्होंने कहा कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ कोई डर नहीं है। कल हम लोगों ने हाउस बोट में रुक के देखा, और अभी हम शिकारा में जा रहे हैं। शिकारा वो जो नाव सी होती है, और फिर उन्होंने उस आदमी का नाम लिया जो शिकारा चला रहा है, मुस्लिम नाम है वो। आज वो वीडियो चल रही थी, उस औरत ने, आदमी ने उनका नाम लेके प्रेस किया कि बहुत सुंदर है कश्मीर और सबको यहाँ घूमने आना चाहिए। फिर उसी के साथ अब कल देख रहे हैं तो उसका हस्बैंड मार दिया गया। और उसका हस्बैंड मारने के बाद उस औरत ने जब कहा कि मुझे भी मार दो, तो बोले तुझे नहीं मारेंगे, मोदी को कह दियो, तू बताने के लिए छोड़ दिया तुझे। यानी एक खुला चैलेंज हो गया। वो औरत सोचो कितनी परेशान, कल तक तो वो क्या वीडियो बना रहे थे और आज उनके साथ क्या हुआ। नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे घरवाली तो बेटा, एक न्यूली मैरिड कपल था, उसका हस्बैंड 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसको मार डाला। जैसे एक हस्बैंड वाइफ खा रहे थे भेलपुरी वगैरह, एक आदमी आया कुछ भी नहीं और पूछा किस धर्म से, सीधे शूट कर दिया। जैसे इस बात को वो इतने 10-10, 12-12 साल के बच्चे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, ना उनका पढ़ने में मन लगेगा, ना जिंदगी में वो कोई बड़ा स्टेप ले पाए। जैसे सोच के देखो मन में उनके में क्या बात बैठ गई। फौजी को आता देखो बच्चा एकदम रोने लग गया, उसके एकदम ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं। और उसकी मां हाथ जोड़ के कह रही है कि मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को, क्योंकि उनको लगा कि ये भी टेररिस्ट हैं। जैसे जिन पे बीती है वो हमारे जैसे ही तो हैं, और अपने आप को वहां रख के देखें तो लगता है बहुत ज्यादा गलत हुआ। और ऐसे टाइम पर ना बेटा बड़े स्टेप लेने चाहिए, बहुत बड़े स्टेप।
दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है यूएन। जैसे ये छोटी चीजें नहीं है ना कि आप एक ऐसे देश में जहां बहुसंख्यक जो कम्युनिटी है आप उसी का मर्डर कर रहे हैं, और वो देश कितने सालों से कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश में हमने सबको बराबरी का अधिकार दे रखा है, हमने आर्टिकल 29-30 स्पेशल लिख रखे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, हमने उनकी लिपि तक की, उनकी शिक्षा तक की गारंटी दे रखी है, और कोई छीने तो सीधे कोर्ट का रास्ता दिखा रखा है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32। यानी ये 25 से 28 और 29-30 जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें कितनी बार खोल खोल के पढ़ाती हूँ, हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, फिर ये सब लगता है कि कहीं ये बेमानी तो नहीं है कि सबको बराबरी देके हम ही नुकसान खा जाएं। जिनका बेटा गया, जिनका पति गया, जिसका बाप गया, इमेजिन करो उनकी जिंदगी। आज तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद तो कोई बात नहीं कर रहा होगा, इनफैक्ट 2 दिन बाद ही कोई बात नहीं कर रहा होगा। सोचो उनका जीवन कैसे कटेगा। किसी घर में एक कमाऊ आदमी, उसके पीछे सारा परिवार था, 10-12 साल का बच्चा, उसकी वाइफ, कौन उनका केयर टेकर, कहां से पैसा आएगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर सच में बात होनी चाहिए। अब देखते हैं सरकार स्टेप क्या लेगी। बस ये ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि गुस्सा गलत डायरेक्शन में निकले। अगर हम ये सोचें कि मुसलमानों ने ऐसा किया है तो ये गलत है बेटा, क्योंकि सारे मुसलमान तो एक जैसे नहीं है। और अगर हम इंडिया में हिंदू मुसलमान लड़ेंगे तो यही तो उनका टारगेट था कि हिंदुओं को चुन चुन के मार दो, उनका गुस्सा मुसलमानों पे निकलेगा, दोनों का कम्युनल राइट्स होंगे और इस बात के सारे मजे फिर पड़ोसी लेगा। वो तो यही चाहता है, लड़ो मरो। तो इसका मतलब ये उपाय नहीं है कि हम इससे मुस्लिम से लड़ रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं, क्योंकि हम तो बेटा एक ही देश के हैं। नुकसान तो वो कर गए ना जो बाहर से आए। तो इसका मतलब हमें उनकी पहचान करनी है जो इतने नीच हैं कि रोटी यहाँ की खाते हैं, पानी जमीन का पीते हैं, और गद्दारी भी इसी जमीन से करते हैं। उनको अपने घर में रखते हैं, उनको सारे पॉइंट्स बताते हैं, उनको यहाँ रहना खाना पीना सब सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो इसका मतलब ये गद्दार अपने बीच में से हैं, ढूंढने यही लोग हैं। यही सेम पुलवामा में था। पुलवामा अटैक इंस्टेंट नहीं था। 300 किलो आरडीएक्स एक गाड़ी में अगर घूम रहा था तो वो गाड़ी किसी ने मैनेज करवाई होगी ना। पाकिस्तानी को आके गाड़ी थोड़ी मिल जाएगी बेटा, वो गाड़ी किसी लोकल ने उनके लिए अरेंज की, किसी ने उनको यहाँ रखा, यहाँ खिलाया पिलाया, उसको पता था कि किस टाइम पे ट्रूप वहां से निकलेगा सीआरपीएफ का। ये सारी चीजें ना प्री प्लान होती हैं, और उस प्लानिंग का पार्ट कोई अंदर का आदमी होता है। यानी सारी गड़बड़ हमारे देश के अंदर के हिस्से में है। तो किसी कम्युनिटी पे गुस्सा नहीं निकालना, ये उन गद्दारों को खोजना चाहिए जिन्होंने अपने लोकल एरिया के लोगों के पेट पे लात मार दी। अब पहलगांव में कौन जाएगा टूरिस्ट जिसको आज जाना था, जिनकी फ्लाइट पहले से निर्धारित थी, जिनकी होटल्स की बुकिंग थी, अब उनमें से कोई जाएगा वहां? सोचो उन होटल वालों का आज खाली बैठेंगे। वो खाली अकेले नहीं बैठेंगे, उनका परिवार भी खाली बैठेगा। ये जो लोकल बिजनेस था ना, इस पे एक तरह से खत्म कर दिया इन कुछ लोगों ने। लोकल बिजनेस करने वाला हिंदू कोई नहीं मिलेगा वहां। 100% बिजनेस करने वाले मुसलमान हैं, मारने वाले भी मुसलमान हैं। यानी अगर ध्यान से देखें तो मुसलमानों के दुश्मन ही मुसलमान बन गए हैं। ये बात समझने की है। और जब ये मुस्लिम कम्युनिटी की समझ में आएगा ना कि हम अगर इनकी मदद करेंगे तो ये हमारे बच्चों का रोजगार खा जाएंगे, तब जाके इस देश में अकल आएगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी नेशनैलिटी है। और हम एकल नागरिकता का पाठ पढ़ते हैं कि हम सब सबसे पहले क्या हैं, इंडियंस हैं। लेकिन कुछ जाहिलों के दिमाग में ये बात नहीं आती, और फिर वो कम्युनिटी बेस्ड अपने मन को बांट के और उन नीच लोगों की मदद करते हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं होती हैं। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि आर्मी पे हमला हम देखते आए हैं, वो एक भड़ास है, गुस्सा है, लेकिन अपनी खुद की कम्युनिटी को पेट पे लात मारना, इससे ज्यादा नीच काम कोई कर नहीं सकता। तो जहां जहां जरूरत पड़ती है ना, ऐसे में सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। नहीं तो आज अगर इस पे चुप रहेंगे तो बेटा टूरिज्म पे फिर अगली बार फिर अटैक करेंगे। आज वहां किया, कल पंजाब कर देंगे, फिर कहीं गुजरात कर देंगे। सीमा तो सारी लगती है ना। अगर इतनी फ्रीडम दी जाएगी तो फिर तो बेटा हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। सरकार क्या करेगी वो अब देखना पड़ेगा। पर सच में बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है ये कि नॉर्मल आदमी को टारगेट बनाया। अमूमन टेररिस्ट मारते हैं पुलिस वालों को या फिर फौजियों को, क्योंकि वो उनसे चिढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मल जनता पे अटैक करना, ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि वो चाहते हैं शायद कि हम लड़ें झगड़े, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का मर्डर करे, दंगे हों, जिसका प्रभाव क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू घटेगी कि आज भी इतने जाहिल हैं कि ऐसे ही लड़ते हैं जैसे कभी 47 में लड़े थे। तो इन सब चीजों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कम्युनिटी विशेष से नफरत नहीं करनी, लेकिन स्टेप जरूर लेना पड़ेगा उन नीच लोगों के खिलाफ जो एक कम्युनिटी से संबंध रखे और मदद कर रहे हैं दुश्मन की, और अपनी ही खुद की कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं सरकार क्या स्टेप लेगी, फिर उस पर बातचीत करेंगे। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था अपना, ठीक है। अब आ जाओ, मुझे एक बार जरा कंटेंट में से देख के बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या हमारा रह गया। इसमें बताओ, दूसरा पूरा हो गया हमारा संविधान सभा, तीसरा भी कंप्लीट है, ठीक है, चौथा पूरा है, 2, 3, 4 में कंप्लीट मान लूं, ठीक है। इसके बाद एक हमने पूरा कर रखा है 9वां राज्य प्रशासन, ये भी कंप्लीट है ना हमारा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या इसमें से छठा सातवां मैंने करवाया हुआ है? नहीं करवाया, छठा सातवां क्योंकि ये इसी के पार्ट थे, ये पढ़ लेते हैं। 61 पेज पर आ जाओ, 61 मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं। पेज नंबर 61 फंडामेंटल राइट्स। तुम ये पढ़ के आ चुके हो शॉर्ट में, बताओ कहां से लिया फंडामेंटल राइट्स? अमेरिका। कौन से भाग में है? किसकी बात करता है? अधिकार की। और आर्टिकल नंबर 12 से 35। इन सब में अगर ध्यान से देखें कुछ सिमिलैरिटी भी है। इसकी बनावट 3 जैसी, भाग भी 3 है, अधिकार भी 3 जैसा, और इनको जोड़ोगे तो भी आंसर आएगा 3। और जहां तक है उसकी भी स्टार्टिंग है 3। इसका मतलब 3 जैसी बनावट आपस में रिलेट कर देना। भाग 3, अमेरिका, अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। क्या ये सारे आर्टिकल सिर्फ अधिकार की बात करते हैं या कुछ डायरेक्शंस भी देते हैं? हाँ, वो तुम्हें और मुझे नहीं देते, वो बात करते हैं 12 और 13 की, और 33, 34, 35 की। ये 3 अधिकारों की बात करेंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री, संसद की, कि इन लोगों को अधिकार नहीं है। कोई भी आर्मी का पर्सनल ये नहीं कह सकता, जैसे अब कल वो अटैक हुआ
तुरंत उसके बाद देखा आर्मी और ये सब एक्टिव हो गए। बेटा इंसान तो वो भी है, किसी के तो फादर वो भी है, किसका मन करता है मौत के मुंह में जाने का, लेकिन उनकी ड्यूटी पहली प्रायोरिटी है। उस एरिया में क्या पता कहाँ छिपे हो आतंकवादी, कहाँ से मार दें, इनका कोई भरोसा थोड़ी ना, इनका कोई शर्म है इन लोगों को, लेकिन फिर भी देखो इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। यानी ये 33, 34, 35 ये कहते हैं पहले से लिख के कि हम पैरामिलिट्री को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस को ये सारे मौलिक अधिकार उस हिसाब से नहीं मिल सकते जैसे नॉर्मल आदमी को मिले हैं। उनके काम के घंटे भी डिसाइडेड नहीं है। क्या पता 48, अब जैसे आज से और अब कई दिन तक देखो, आज गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं वहां, तो तुम्हें क्या लगता है क्या पैरामिलिट्री और आर्मी बड़े शांति से बैठेंगे या हाइपर एक्टिव काम करना पड़ेगा? बहुत स्ट्रिक्ट ड्यूटी रहेंगी, एक एक चप्पे चप्पे पे नजर, सारे तार निकालने पड़ेंगे, किसके घर ठहरे, किसने अरेंज किया, कहां खाया, क्योंकि बेटा इससे वो लोग पकड़े जाने चाहिए ना जो गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो कह देंगे नहीं जी हमें तो 8 घंटे की ड्यूटी है, हमें भी तो काम का अधिकार मिला है, तो क्या वो ये बात कह सकते हैं? हो सकता है 72 घंटे उनको रोटी ना मिले, काम पे ऐसे पे निकले कि कुछ भी नसीब ना हो। ये बात यहां लिखी गई है और संसद उनके लिए कानून बना सकती है। यानी उनको नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग रखा गया, उनको पहले बता दिया कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। आम आदमी कह सकता है मैं क्यों काम करूं 8 घंटे से ज्यादा, लेकिन कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई पैरामिलिट्री का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये सब बातें यहां हैं। 12 और 13 में क्या है? 12 में है राज्य की परिभाषा और 13 में लिखा है अगर कोई तुम्हारे मौलिक अधिकार छीने तो फिर उसके ऊपर, नहीं कोई तुम्हें ना दे तो तुम उसके ऊपर क्या कर सकते हो? वाद। वाद का मतलब डिबेट कर सकते हैं कि जी ऐसा क्यों है, तो ये डिबेटेबल हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है। ये लिखा है आर्टिकल 13 में। और 12 में लिखी है तुम्हारी राज्य की परिभाषा। ये तुम और मैं इसमें नहीं है, ये जनरल सबके लिए है। जो तुम्हें और मुझे पर्सनली प्रभावित करते हैं वो आर्टिकल है 14 से लेके 32, और इन 32 में से एक गायब भी है, आर्टिकल नंबर 31, वो संपत्ति वाला हटा दिया ना। हाँ, अब अगर बात करें तो मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है 14, 15, 16, 17, 18। एक एक वर्ड में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये है उपाधियों का अंत। ये उपाधियां 4 मत गिनना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण श्री, लेकिन राव साहब, राय बहादुर, नाइटहुड वो अंग्रेजों के जमाने की, वो उपाधियां अब खत्म कर दी गई, अंत कर दिया गया। हाँ, पढ़ाई की उपाधि है, डीलिट की मानद उपाधि मिल सकती है, पीएचडी की उपाधि होती है, लेकिन ये उपाधियां बेटा पढ़ाई की हैं। या तो जो पढ़ाई है ना, शिक्षा, इसकी उपाधि चलेंगी, या फिर मानद का मतलब होता है आपने वो काम नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने समाज के लिए ऐसा काम किया कि कोई यूनिवर्सिटी आपको उसके लेवल की उपाधि देना चाहे। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन ने बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित किया, भाई टीबी के अभियान में सरकार की मदद की या पोलियो के अभियान में सरकार की मदद की। इन केस मान लो वो कहते हैं पैसा नहीं लेता, मैं फ्री में करूंगा, तो भारत सरकार को ऐसा लगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनको मानद उपाधि दे दे कि हमने अमिताभ बच्चन को डीलिट की उपाधि से सम्मानित करना है। अब वो पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उपाधि दी जा सकती है। इन्हें कहते हैं मानद। जो आप पढ़ के हासिल करें वो होती है शिक्षा की, और जो वैसे ही मिल जाए आपके किसी काम के कारण वो मानद। कई बार विदेशी भी हमें बुलाते हैं, हमारे बड़े बड़े लोगों को मानद उपाधि दे देते हैं, फ्रांस दे देता है, कभी ऑस्ट्रेलिया दे देता है। तो ये उपाधि खत्म नहीं की, ये तो ले सकते हैं। और ऐसे ही पढ़ाई की उपाधि कि ये भाई डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, इसने पीएचडी कर ली, इस तरह की, ये खत्म नहीं हुई। बाकी उपाधियां अंग्रेजों के जमाने वाली खत्म कर दी। अब कहीं भी ये राय बहादुर या नाइट या सर या सरहुड, ये उपाधि किसी के नाम के आगे नहीं लगेगी। 17 ने कहा छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत कर दिया। जो ये छुआछूत था ना, बिल्कुल ही एससी, और उसमें भी निचले बिल्कुल कि भाई इनके यहां से निकलने से हवा जो है वो खराब हो गई। पहले इतनी ज्यादा अजीब लोग थे कि जो एससी से दलित इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। ऐसा बताते हैं कि अगर किसी गली, एक पतली गली में से कोई ब्राह्मण जा रहा है तो उस गली में से कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मान लो रास्ता एक ही हो कहीं जाने का, फिर तो कहते थे अगर ब्राह्मण उस गली में है ना और कोई एससी आ गया तो हवा उसको टच करके आएगी तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। कितने पागल लोग हैं। ऐसा आज होता तो बेटा तो जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसे हवा प्रदूषित आज देखना जरा, कहां कहां से हवा जा रही है, तो हम कैसे रोक लेंगे? तब इतने ही लोग थे बुद्धिहीन। तो उस टाइम पे फिर अंबेडकर जी ने खत्म करा दिया कि कोई भी ऊंच नीच की बात नहीं करेगा। इसी को हम कह देते हैं छुआछूत। छुआछूत को पूर्ण रूप से अंत कर दिया। किसमें? 17। ये तो बहुत जरूरी था वरना लोग दिमाग से बढ़ ही ना पाते। 16 ने कहा गवर्नमेंट जॉब में इक्वालिटी है, लेकिन इसने आरक्षण को गलत नहीं बताया। एससी, एसटी, ओबीसी, हैंडीकैप्ड, इन सबके आरक्षण की बात भी ये करता है। इसका 16 का चौथा क्लॉज है जिसने कहा कि बराबरी का मतलब आरक्षण खत्म करना नहीं है, बराबरी का मतलब तुम्हारी कम्युनिटी में रेस बराबर है। 15 ने कहा कोई कहीं भी किसी भी लिंग का, किसी भी जन्म स्थान का, किसी भी जाति का, धर्म का, है ना, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन, बर्थ प्लेस, इन सब के आधार पर कोई भी डिफरेंस मत करना, सब बराबर। और इसने कहा तुम सब कानून के सामने बराबर हो, जो गलती में होगा उसके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अगर क्राइम किया है तो ट्रीटमेंट बराबर हो। लेकिन हमें याद है कि हमारे देश में एक शब्द है जिसमें 2-3 चीजों में मुस्लिम हिंदू अलग हैं। याद है तुम्हें वो? उसमें शादी ब्याह आता है, बच्चा गोद लेना आता है और तलाक आता है, होगा ना याद? ये हिंदू धर्म में अगर कोई एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो उसके ऊपर धारा लगेगी, उसके ऊपर केस बनेगा। मुस्लिम कम्युनिटी का कोई आदमी ऐसा करे तो कोई धारा नहीं है। तो क्या कानून समान है या नहीं है? है कानून समान। लेकिन वो समान संहिता, नागरिक संहिता में आती हैं 3 बातें जो लिखी हुई हैं कि अगर धर्म की बात करो, बराबरी की बात करो, तो शादी ब्याह में बराबरी मत करना, तलाक में बराबरी मत करना और बच्चा गोद लेने में बराबरी मत करना। यानी जो गृहस्थ जीवन के नियम है ना, इनमें हिंदू और मुसलमान अलग हैं और उन्हें कहा गया कि भैया इनको इतनी छूट देनी पड़ेगी। हाँ, मर्डर कर दिया तो मत देखना कि वो हिंदू है या मुसलमान। जिन लोकल लोगों ने कल वाले अटैक में मदद की है टेररिस्ट की, अगर वो हिंदू हैं तो भी वो गुनहगार हैं और मुसलमान हैं तो भी गुनहगार हैं। फिर कानून उनको बराबर मानेगा। भाई शादी ब्याह अलग बात है, तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन अगर तुमने क्राइम किया तो फिर कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। किस आर्टिकल के तहत?
इन सब में एक कॉमन चीज है जो वो है समानता, चाहे वो कानून के सामने हो, इस आधार पर हो, नौकरी में हो, छुआछूत समाज में हो या उपाधियों का। यानी इसको एक शब्द में कहें तो कौन सा कानून है ये, कौन सा अधिकार, समानता का, इक्वालिटी की बात करता है। एक शब्द बार बार तुम्हें दुखी करता होगा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मैंने बताया था, हाँ, एक राजा ने आज्ञा पत्र निकाला था बेटा 1215 में। उस जमाने में माइक नहीं थे, तो ढोल नगाड़े ले जाके और फिर उसको जनता को इकट्ठी किया गया। फिर वहां राजाज्ञा पत्र पढ़ा गया कि राजा की ये आ गया है, ये करना है, वो करना है। हम भी ऐसा करते थे, अगर तुम्हें याद हो, अशोक। लेकिन अशोक ने अपनी चीजों को चट्टानों पे लिखवा दिया था, आ गया याद? तो एक तरह से वो भी राजाज्ञा है। याद नहीं, 14 बड़े शिलालेख हैं उसके, पिलर्स हैं, लघु शिलालेख हैं, उसमें भी तो अच्छी बातें थी। ऐसे ही इसी कागज के टुकड़े को जो पढ़ा गया था, इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। हमारे देश का, हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 है कि एक तरह से आज्ञा है कि बराबरी दो। किसने दी आज्ञा? संविधान ने। और अगर ना मिले बराबरी तो सीधे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए हमारे संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 क्या कहलाते हैं हमारे संविधान का? मैग्ना कार्टा, राजकीय आज्ञा पत्र। ये आज्ञा है कि सब बराबरी से ट्रीट किए जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 ये एक साथ लिखे हैं। 19, 20, 21 और बल्कि 22 भी इन्हीं के साथ लिखा है। ये सब बात करते हैं हमारी स्वतंत्रता। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें स्वतंत्रता पहले चाहिए या समानता? हाँ, एक बच्चे को जब वो जन्म लेता है, अपने परिवार में स्वतंत्रता नहीं चाहिए, लेकिन बराबरी चाहिए। भाई अच्छा खाना खा रहा है तो बहन का मन भी है मुझे भी अच्छा खाना मिले। स्वतंत्रता तो बहुत बात की बात है कि हमें बाहर पढ़ने की आजादी है कि नहीं है, हॉस्टल में जाके पढ़ने की आजादी है, इंग्लिश पढ़ने की आजादी है। सबसे पहली बात होती है समानता। समानता के बाद अगला स्टेप क्या है? स्वतंत्रता। घर में माँ बाप बच्चे को समान समझे, फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं कि हमें स्वतंत्रता भी चाहिए। अगर स्वतंत्रता मिली है लेकिन समानता नहीं है तो लगता है ना माँ बाप भी पार्शियल हैं। ऐसी पहली प्रायोरिटी पर हमें लगता है संविधान पार्शियल होगा अगर पहले किसकी बात ना करे? समानता। फिर किसकी बात करे? 19 ने कहा तुम्हें मुझे किस चीज की आजादी है? हाँ, मैंने जब वो खबर देखी तो मुझे आज था कि ये बात जरूर पब्लिक प्लेटफॉर्म तक जानी चाहिए। अभिव्यक्ति को बेटा मिलनी चाहिए जगह। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, अब मैं सोचूं हमें क्या फर्क पड़ता है, क्यों मैं बच्चों से बात करूं कि कश्मीर घाटी में क्या हुआ। करना चाहिए हमें बात, क्योंकि बेटा हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। और बैठे रहे चुप, जिसका परिवार आज मरा है कल हम में से किसी का नंबर होगा। टूरिस्ट कहीं आसमान से उतर के तो आए नहीं थे, वो सब नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे ही लोग थे। किसी को पता है किसके भाई के साथ क्या होगा, किसके पिताजी के साथ क्या होगा? ऐसे तो फिर वो गुंडा राज आ जाएगा यहाँ पर। अभी कल परसों एक और वो न्यूज थी ना, वो कुछ बाइकर्स को 3-4 आदमियों ने मारा था, लड़कों ने, देखी थी तुमने वो गुड़गांव में? वो भी देखो चारों बैठ के फिर घुटनों पे माफी मांग रहे थे। जैसे इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम ये सोच के बैठ जाए हमारे साथ थोड़ी हुआ है, अरे नहीं हुआ, लेकिन कल को तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी अगली पीढ़ी भी तो सड़कों पे उतरेगी। अगर नेगेटिविटी को अनदेखा करोगे तो फिर वो हावी हो जाएगी। अच्छे लोग अगर चुप रहेंगे ना तो गंदगी ज्यादा फैलेगी। हर गलत चीज का विरोध बड़े लेवल पे होना चाहिए और सोशल मीडिया के थ्रू बेइज्जती जरूरी है ऐसे लोगों की जो गलत करते हैं, ताकि कम से कम जागरूकता फैलती रहे। अभिव्यक्ति की आजादी कहती है जो गलत लगे उसका मुखर शब्दों में विरोध करो, पर यह ध्यान रखना अभिव्यक्ति किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब मेरे पास बेटा ये प्लेटफॉर्म है, मैं सब जवान बच्चों के बीच में खड़ी होकर बात कर रही हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोई भी ऐसी बात ना कहूं जिससे किसी धर्म का नुकसान हो या कम्युनिटी के प्रति हमारे मनों में नफरत आए। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमें संविधान ने कहा है कि आपको बोलने की आजादी है तो आजादी के साथ जिम्मेवारी भी आती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि भाई 5 लाख लोग उनकी बात सुनते हैं, 10 लाख लोग या 20 लाख लोग या 1 करोड़ लोग, तो वहां ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी अभिव्यक्ति कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही है। अगर एक बात बोली जाए तो उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। राह चलता आदमी कुछ बोल गया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक ऐसा इंसान जिसके पीछे बहुत लोग जिसकी बात को सुनते हैं, ये उसकी जिम्मेवारी है कि उसकी अभिव्यक्ति भी ऐसी हो जो गलत मैसेज ना लेके जाए। अब जैसे हमारे नेता क्या करते हैं, कई सारे नेता इन्हीं टाइम का फायदा उठा के और कम्युनल राइट्स करवा देते हैं। जैसे कोई भी फालतू का भाषण देंगे जिससे कि वो लोग भड़क जाएं और फिर वहां ले जाके ग्रुप के घरों को जलवा देंगे। ऐसा हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ये अभिव्यक्ति का गलत तरीका है। अभिव्यक्ति करो, जो चीज गलत हुई, कल की घटना गलत है, बिल्कुल निंदा की जानी चाहिए और इस पे बार-बार क्वेश्चन उठना चाहिए कि सरकार का कौन सा स्टेप गलत रह गया। क्या ये हमारी ही सुरक्षा जो एजेंसी थी, इन्होंने क्या इस चीज को बहुत लाइटली तो नहीं ले लिया? क्योंकि लंबे समय से अटैक तो हुआ नहीं था कि उन्होंने सोचा कि अब तो गए। लेकिन बेटा अभी भी वो लोग हैं और वो है नहीं, उनको जिंदा लोकल लोग रखते हैं। 2022 के दिसंबर में हम कश्मीर घूमने गए थे, उसी एरिया के आसपास। तो जिनके थ्रू हम गए थे वो एक एरिया के कमांडेंट थे। कमांडेंट मतलब उस एरिया के हेड मान लो, सीआरपीएफ में थे वो। तो उनके साथ फिर हमने कहा हम घूम के आएंगे, तो उन्होंने हमें भेजा। वो सरकारी गाड़ियां थी सीआरपीएफ की। तो मेल सारे जिस गाड़ी में थे, परिमल सर और 3-4 हमारे जानकार थे, वो गाड़ी नॉर्मल गाड़ी थी जिसमें फीमेल्स थी, मैं थी, मेरी बड़ी सिस्टर और 1-2 और लोग। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। तो फिर जैसे हमें तो बैठने के बाद पता चला कि बुलेट प्रूफ है और उसमें हमारे पीछे जो बैठे वो AK-47 और 56 नहीं क्या क्या बड़े बड़े वेपन्स लेके। तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि देखो मतलब अभी भी डर तो है, लेकिन लोगों का जो रवैया था वो बहुत पॉजिटिव था। वहां किसी की आंखों में जो राह चलते लोग थे ना वो डर नहीं था। बच्चे भी दिखे, लोग भी दिखे। फिर कुछ बच्चों ने जैसे बाय बाय किया तो फिर उनकी वाइफ ने हमें कहा कि पहले यही बच्चे ना पत्थर मारते थे, अब इनमें इतना बदलाव है कि ये फौज की गाड़ी को देख के बाय बाय करते। छोटे छोटे बच्चे राह चलते पहले वो उठा के पत्थर फेंकते थे क्योंकि उनकी कंडीशनिंग थी कि ये फौजी जो है ना ये हमें मारने आते हैं। वो 2 साल 4 साल का बच्चा। वहां कुछ बच्चे जहां हम लोग कैंपस में रुके थे डिबेट के लिए आए हुए थे और डिबेट में एक लड़की थी, 7-8 लड़के। उन लोगों ने अच्छा पढ़ा, खैर बहुत अच्छा नहीं था, उनमें कमियां थी क्योंकि पहली बार बाहर निकले थे। तो वहां फिर जैसे जज के रूप में मैं थी और एक वो कमांडेंट सर थे, 1-2 और लोग थे। फिर मैंने कहा बहुत बड़ी बात है कि कम से कम बोलने की हिम्मत तो दिखा रहे हैं। और वो एक लड़की बुरका बुरका पूरा मतलब उसने सर्वर ढका हुआ था, उसने आके स्टेज पे बोला, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अच्छा लगा था ये देख के। फिर जब हम घूमने गए ना तो हमारे साथ पूरी वो टीम थी जिनके पास वो AK-47 और AK-56 जो इस तरह के नंबर वाली होती है। और हम जहाँ घूम रहे थे हमसे दूरी पे थे, जैसे मान लो मैं आऊँ तो हमसे 100-150 मीटर, लेकिन वो लोग लगातार हमारे आसपास से। तब मैंने और सर ने डिस्कस भी किया कि अब तो इसकी शायद जरूरत नहीं है। फिर बाद में उनकी वाइफ ने कहा कि जरूरत
का नहीं पता होता कि कब कहाँ कौन किस भेष में छिपा बैठा हो। और वहाँ जो एरिया था ना, वहाँ लोग बाग ज्यादा थे भी नहीं, वो ऐसी घाटी थी, शायद इसी के आसपास का, पहलगांव के आसपास का एरिया था। लेकिन अब मैं इमेजिन करूँ कि ऐसे ही वो लोग कल घूम रहे होंगे और अचानक से फायरिंग हुई होगी। जैसे कोई आदमी जब घूमने आता है परिवार के साथ तो अच्छा समय बिताने आता है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब भी जरूरत पड़े, जहां जिसके पास जो मंच हो, उसको अपनी अभिव्यक्ति जरूर रखनी चाहिए। पर यह भी ध्यान रखना है कि हमारे शब्द ऐसे ना हो जो हमारे ही देश में गड़बड़ियां पैदा करवा दे। हमें किसी धर्म से नफरत नहीं करनी बेटा। हाँ, गलत लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंख बंद करके जाप करते रहोगे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो भी गड़बड़ ही होगी। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश में सब धर्म बराबर हैं, पर अगर कोई हमारे देश के लोगों को मारेगा तो फिर उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होना बहुत जरूरी है। अनदेखा कर देंगे तो कल फिर अटैक होगा, और लोग तो हंसेंगे ना बाहर वाले के, देखो कुछ किया ही नहीं। यानी स्टेप तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो स्टेप बहुत सोच समझ के राजनीति को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब करना क्या है। और कहीं ये सब घटनाएं पीओके के एरिया से ही तो नहीं काम की तरफ चल रही हैं, और सिर्फ पीओके अकेला नहीं होगा, कुछ ना कुछ कश्मीर घाटी की भी इसमें साजिश है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं, पर कुछ लोग हैं नीच जिन्होंने अपने लोगों के पेट पे लात मारी है। ये सब अभिव्यक्ति का पार्ट है कि हम बोल सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आर्टिकल 20 कहता है, क्या है 20 में, जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो उसे सजा ना मिले। अब जैसे आज एक्शन होगा, कोई ना कोई तो फंसेगा बेटा, अपराधी पकड़े जाएंगे। एग्जैक्ट अपराधी एकदम नहीं पकड़ा जाता, पहले लिंक पकड़ेंगे, कहां से कहां, क्या पता कोई खच्चर वाला शामिल हो, क्या पता कोई भुट्टे बेचने वाला, कोई मैगी का स्टॉल लगा, कुछ नहीं पता होता। हाँ, तार कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, कोई फोन कॉल, कोई ना कोई इस तरह की घटना गतिविधि जो कैमरे में आई होगी, कोई संदिग्ध आदमी जिसने कुछ ना कुछ तो मदद की होगी। अब ये अपराध की श्रेणी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उनके खिलाफ बहुत लोग पकड़े जाएंगे, फिर उनसे पूछताछ होगी, उनमें से बहुत लोग छोड़े जाएंगे, फाइनली कोई एक दो जो मेन गद्दार और नीच लोग हैं ना उस तक पहुंचेंगे, लेकिन वो तार से तार जोड़ के। अब ये एक अच्छा पॉइंट क्यों है, क्योंकि अगर ये ना होता कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक सजा नहीं देनी, तो बेटा आज ही दो चार को मार डालते, क्या पता वो होते भी ना उसमें इन्वॉल्व, और बेचारे वो तो नीचे नीचे का काम करने वाले, डर के मारे काम करने वाले लोग होते। असली कल्प्रिट तक पहुंचने के लिए पहले छोटे लोग पकड़ने पड़ते हैं, जिनका क्राइम में इतना योगदान होता है कि हमने तो बस यहाँ से यहाँ तक का सफर तय कराया था, चाहे वो खच्चर पे था या कुछ भी। अब एक से एक पकड़ा जाएगा ना, तो जिसका अपराध सिद्ध नहीं होगा उसको छोड़ना है। अगर ऐसा ना होता तो बेटा सब मारने पड़ जाते, ये भी तो गलत होता। तो आर्टिकल कौन सा काम ठीक बनाया गया, 20, अपराधी ना छूटे लेकिन सजा तब देना जब उसका अपराध सिद्ध हो जाए, नहीं तो तुम किसी को भी पकड़ लोगे। आर्टिकल 21 ने कहा हम सबको जीवन का संरक्षण, देखो कल की घटना से सब जुड़ सकते हैं, जीवन का संरक्षण है, हर एक को जीवन का अधिकार है, लेकिन कल की इस घटना ने उन 27-28 लोगों का ये अधिकार छीन लिया जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है आपका फंडामेंटल राइट है। ये गलत है। अच्छे जीवन के लिए एक तो हवा अच्छी होनी चाहिए, वायु, और एक पानी, इसीलिए एनजीटी जैसी चीजें भी बनाई गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने कहा कि भैया हवा गंदी ना हो, खराब ना हो, पानी के सोर्सेज ये जो है ना, ये यमुना और ये सारी नदियां ये दूषित ना हो। इसका मतलब जीवन के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो ये ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं ना, ये किस आर्टिकल के अंदर बनाए गए हैं, 21 के अंदर। ऐसा पढ़ा नहीं लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अपनी बुद्धि लगानी है कि जीवन की गुणवत्ता के लिए आर्टिकल बने हैं जो उसी से संबंधित ये ट्रिब्यूनल्स होंगे। 22 कहता है कुछ विशेष परिस्थिति। अब कल की परिस्थिति को तुम क्या कहोगे, नॉर्मल है या विशेष है, विशेष परिस्थिति, ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये सब चीजें ना बेटा कहीं ना कहीं पैसे से भी प्रभावित होती हैं। अगर तुम ये सोचो कि वो 5-7 लड़के जो कल मारने आए थे सिर्फ वही मारने आए थे, नहीं, वो तो सारे के सारे मोहरे थे, किसी ने उनको वो वेपन्स दिए होंगे, वो वेपन्स बहुत महंगे आते हैं, और किसी ने उनको ट्रेंड किया होगा। अब ये ट्रेंड करने वाले और वेपन्स देने वाले कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं, इन सब के पीछे 100% किसी ना किसी ताकतवर देश ने फंडिंग की है। फंडिंग का मतलब पैसा। कोई भी इतना पागल नहीं है कि मुफ्त में जाके मरेगा, कि मुफ्त में जाके मैं हिंदुओं को मारूं ताकि मैं भी मारा जाऊं, कल को पकड़े तो जाएंगे। इसके पीछे पैसा है। अब ये पैसा किस देश ने दिया और किसको हमसे जलन थी, किसको जलन थी, कश्मीर के उन मुसलमानों से जो आगे बढ़ रहे थे, जो पैसा कमा रहे थे, जिनके बेटे पढ़ाई की तरफ चल रहे थे, कोई ना कोई तो है, और 100% पड़ोसी ही ऐसा करते हैं। किसी दूर के देश को हमसे क्या मतलब बेटा, चिढ़ने वाला हमारे आसपास का ही है, इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे। कल उनका बयान आ गया और उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान के उसने हेड ने, कि हमारा तो कोई लिंक ही नहीं है, इतनी दूर तक हम कहां जाएंगे। जैसे उनको ये शक है कि सबसे पहला शक किस पे जाएगा, उन पे, इसलिए उसने पहले कहा हमारा कोई लिंक नहीं है, इतनी दूर तक हम कहां जाएंगे। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ ना कुछ लिंक ना हो तो क्या पता तुमने फंड्स दिए हो, तुमने पैसे दिए हो। एक छोटी सी पिस्तौल लेने के लिए भी पैसा अरेंज करना मुश्किल होता है, और उनके पास एडवांस्ड वेपन है जो कि बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी वाले हैं, बहुत महंगे आते हैं। 100% किसी का इसमें योगदान है, ऐसे का जिसको शांति पसंद नहीं आ रही। और वो कितना नीच आदमी है कि अपनी कम्युनिटी के पेट पे लात मारी है उसने हिंदुओं को मार के क्या एज्यूम किया होगा कि गुस्सा किस पे निकले, मुसलमानों पे। और वैसे वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे सगे हैं, हिंदुओं को हमें मारना है। अपने खुद के भाइयों के पेट पे लात मारी, उनको एक तरह से टेररिस्ट का साथी बतवा दिया। अब जैसे हर मुसलमान को शर्म आएगी जो सच में इंडियन है कि मेरी कम्युनिटी के लोग कितने नीच हैं, कुछ जिन्होंने हमारा जीना भी हराम कर दिया। सब लोग तो नहीं है ना, लेकिन कुछ लोग हैं, बदनामी सबकी हो जाती है। 22 ने कह रखा है कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर किसी ने क्राइम नहीं किया पर क्राइम करने वाला है उसको पकड़ा जा सकता है। तुम सबको पता है ना अमरनाथ की यात्रा होगी। अब अमरनाथ की यात्रा हर साल होती है ना, 2 यात्राएं फेमस हैं, एक अमरनाथ की और एक हज यात्रा। हज की सुरक्षा हम करते हैं, हज के जो रास्ते की सुरक्षा का एक एरिया है उसके आसपास का। अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा भी हम करते हैं। हज पे पथराव कोई नहीं करता, मतलब ऐसी घटना कभी नहीं आती, लेकिन अमरनाथ की यात्रा में हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं बड़े लेवल पे गड़बड़ कर दें, पता नहीं कहां किस एरिया में कुछ लोगों को मार दें। जैसे कितनी शर्म की बात है, कोई अपनी यात्रा पे जा रहा है अपने भगवान के दर्शन करने, कोई अमरनाथ की यात्रा पे कहते हैं ना वो ऊपर जाके वो शिवलिंग जो बनता है बर्फ से, कोई मतलब क्या करने जा रहा है, भगवान के दर्शन करने, और कुछ नीच लोग उनको मारना चाहते हैं। जैसे ऐसा करके क्या मिलता है मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, कैसे ब्रेन वॉश पागल लोग होते हैं ये। और क्या इन्होंने बिल्कुल इमोशनल अपनी माँ से प्यार
प्यार नहीं करते, अपने बाप को प्यार नहीं करते, अपने परिवार से कुछ सीखा ही नहीं है कि ऐसे लोगों को मार दो, क्या मिलेगा? और वो क्या बिगाड़ते हैं किसी का? अमरनाथ यात्रा पे जाने वाला हर आदमी भगवान की भक्ति करने वाला होता है, उनसे चिढ़ है। तो अगर कुछ लोग ऐसे मिल जाए ना जो लिप्त होने वाले हैं, क्राइम किया नहीं है लेकिन क्या पता अब ऐसा हो सकता है कल वाली घटना के तार अमरनाथ तक पहुंचते हो कि क्या पता किसी की क्या प्लानिंग हो, और जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत में है तब ऐसा करना ताकि इंडिया की इमेज गिरे इंटरनेशनल मार्केट में कि देखो इनके देश में सेफ्टी भी नहीं है। ये सब चीजें बेटा पता नहीं कहां से कहां जुड़ी होंगी, किसकी क्या प्लानिंग होगी। अगर कोई मान लो इस कंडीशन में पकड़ा जाता है तो क्या उसको पुलिस या उसको फौज रोक सकती है, पकड़ सकती है? कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल कर लेंगे? कुछ विशेष परिस्थितियों में अपराध हुआ नहीं है लेकिन बहुत बड़ा अपराध करने वाले हैं, उसको पहले ही डिटेन कर लेंगे, पहले ही पकड़ लेंगे, और ऐसे आदमी के ऊपर, ऐसे गिरोह, ऐसे संगठन के ऊपर कई महीने तक इनको जो ये है ना फौज, ये अपने अंडर रख सकती है। एक टाइम लिमिट है, उसके आगे भी अगर बढ़ाना हो तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है। तो आर्टिकल 22 भी आज की परिस्थिति से मैच करता है, 20 भी परिस्थिति से मैच करता है, 19 भी, 21 भी, सारे के सारे। ये जो कल अटैक हुआ है पहलगांव में, इससे सारे क्लियर हो गए हमें। क्या ये बात तुम लिंक कर पाए? पहले किसकी बात की हमने? वो हमारी पर्सनल समानता थी। फिर हमने किसकी बात की? आर्टिकल 19 ने तुम्हें क्या आजादी दी? बोलने की। लेकिन बोलते टाइम ये ध्यान रखना कि किसी कम्युनिटी का, किसी धर्म का, किसी जेंडर का गलत तुम शब्दों में इस्तेमाल नहीं करना जिससे गड़बड़ हो। अब वो ड्रम वाली घटना है तो हम सब लड़कियों को, सब औरतों को बदनाम थोड़ी ना कर देंगे। कल एक और घटना भी थी, वो भी पता नहीं देश समाज को होता क्या जा रहा है। डीआईजी एक आदमी, बेटा कर्नाटक पुलिस का डीजीपी था शायद, हाँ डीजीपी, उसकी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया। और 68 ईयर्स का रिटायर्ड आदमी, पहले उसके डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और खाना खा रहे थे, तू मैं कुछ हुई, उस औरत ने मिर्च का डब्बा खोल के उसके मुंह पे मार दिया, उसकी आंखों में मिर्च चली गई, वो छटपटाया तो फिर चाकू लेके उस पर ताबड़तोड़ प्रहार। 40 साल की शादी थी उनकी, मतलब 40 साल में तो वैसे भी आदत पड़ जाती है दूसरे की, लेकिन उस महिला के मन में कितना गुस्सा था, कितना ज्यादा, और उसका मर्डर करके वहीं बैठी रही। बेटा डीजीपी ना आईपीएस तो डायरेक्ट लगते हैं, जब कोई लड़का आईपीएस डायरेक्ट लगता है ना, तो पहला स्टेप होता है आईपीएस लगना, फिर आगे जाके डीजीपी तक। तो कर्नाटक पुलिस में उसने कितने लोग पकड़वाए होंगे, कितने गड़बड़ करने वाले। और फिर उसकी पत्नी देखो, उसकी पत्नी ने उसका ब्रूटल मर्डर, एक होता है मर्डर करना, जैसे ये ड्रम वाला ब्रूटल था कि बहुत ये गुस्सा, ये एक होता है ना मन में इतनी रंजिश किसी के प्रति, मारना तो एक गोली से मार सकते हैं। उस औरत ने अपने पति की पहले आंखों में लाल मिर्च फेंकी, जैसे उसके दिमाग में क्या चल रहा था, फिर चाकुओं से वार किए और इतना मार के वहां गिर गया ना, वो तो वहीं बैठी रही। फिर किसी ने बताया, उसके बेटे को फोन किया और उसके बेटे ने फिर पुलिस बुलाई, तो पुलिस ने जाके देखा तो ऐसे खून ही खून फैला हुआ था और उसको कोई रिग्रेट नहीं था। उस वीडियो में जब जा रही है ना पुलिस के साथ, तो बिल्कुल नॉर्मल मुस्कुराती हुई जा रही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि उसने अपने पति का, और फिर उसने मार के एक दूसरे डीजीपी की पत्नी को फोन किया और कहा मैंने राक्षस को मार दिया, मॉन्स्टर को। मतलब क्या पता क्या बात रही होगी। मैं ये नहीं कह रही कि उस औरत का भाई क्या पास था, क्या था, जो भी था, पर बेटा किसी की भी कितनी भी गलती हो, ऐसी हैवानियत औरत से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। औरत तो वो होती है ना चिपकली देख के भी डर जाती हैं, और आजकल औरतें जो हैं भाई, ये बड़ा एक मुद्दा है, ये बड़ा गहन मुद्दा, ये तो बुजुर्ग महिला थी। चलो